स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो मेज़रमेंट और एवैल्यूएशन से रिलेटेड है। ये टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि वैसे तो ये टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन अभी तक मैंने जितने भी बुक्स या नोट्स देखे हैं, कहीं भी बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को ये मैटर मिल नहीं रहा है। तो आज जो मैंने ये वीडियो तैयार किया है, ये पर्टिकुलरली बीएड सेकेंड ईयर के लिए है, ताकि वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग इसको ना समझें, क्योंकि बहुत छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें हैं जिनको कि समझना बहुत ज़रूरी है। और सभी प्यूपिल टीचर्स के लिए या जो एम्प्लॉयी हैं, टीचर्स हैं जो किसी किसी ना किसी स्कूल्स में लगे हुए हैं, उनको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत माइनर सी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिनमें माइनर डिफरेंसेस होते हैं। जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है कि मेज़रमेंट, टेस्ट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन क्या है। तो सबसे पहले हम मेज़रमेंट की बात कर लें। अगर आपसे ये पूछा जाए चारों का, तो मेज़रमेंट जो है वो असाइनिंग द रूल्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल, है ना। अब ये रूल क्लियर भी हो सकते हैं और अनक्लियर भी हो सकते हैं। तो असाइनिंग द नंबर्स यानी एक क्वांटिफिकेशन की एक प्रक्रिया है, जिसमें कि हम अंकीकरण देते हैं। वो क्लियर रूल पर भी बेस्ड हो सकता है और अनक्लियर रूल पर भी बेस्ड हो सकता है। दूसरा है हमारा असेसमेंट। असेसमेंट है कि जब हम स्टूडेंट्स के लर्निंग को जो उससे रिलेटेड, अब क्या होता है कि जो असेसमेंट है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि स्टूडेंट्स की लर्निंग कितनी हुई है उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। जितना भी उसकी लर्निंग है ना, उसको उससे संबंधित जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जाता है। फिर उसको एनालाइज किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, और फिर उसको उसके आधार पर उसको इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि ये किस तरीके का है, उसने कितना लर्न किया है ना। और फिर उसको कम्युनिकेट कर दिया जाता है। फिर जहाँ भी हमको उसके पेरेंट्स को देना है या उसको देना है, या यानी उसके बारे में बताया जाता है कि स्टूडेंट्स कितना असेस कर चुका है। अब जो असेसमेंट का जो ये प्रोसेस है, ये क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वालिटेटिव डिपेंड करता है कि आपने टूल्स कौन सा यूज़ किया है। तो अगर अगर मान लीजिए आपने क्वांटिटेटिव यूज़ किया है, तो आपकी जो असेसमेंट है वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा। और अगर आपने क्वालिटेटिव टेस्ट टूल यूज़ किया है, तो वो आपका असेसमेंट क्वालिटेटिव हो जाएगा। अब अगर हम ये देखें कि अगर आपने टूल क्वांटिटेटिव यूज़ किया है ना, तो क्वांटिटेटिव में एक प्रोसेस जो है वो टेस्ट का भी है। टेस्ट भी एक तरीके का टूल ही है, जिसको कि हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स के जो लर्निंग हुई है उसके इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, है ना। यानी डाटा कलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स की लर्निंग से संबंधित हम जो उपकरण लेते हैं वो एक तरीके का एक टेस्ट भी है। यानी टेस्ट जो है एक माध्यम बन जाता है किसी भी स्टूडेंट्स के को असेस करने का। अब क्या है कि जब आप असेस कर चुके हो किसी चीज़ को टेस्ट के ज़रिए, तो किसी टूल के ज़रिए, तो आप इवेलुएट करते हो। यानी इवेलुएट जो है वो प्रोसेस है जो कि वैल्यू जजमेंट यानी वैल्यू जजमेंट देता है। यानी जब आपने किसी स्टूडेंट्स की लर्निंग से संबंधित इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, उसको एनालाइज किया और उसको फिर कम्युनिकेट किया, है ना। तो या उसको एनालाइज किया, तो उसके बाद जब आप उसका वैल्यू जजमेंट देते हो कि भाई बहुत अच्छा उसने काम किया या बहुत ख़राब, या भी उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या इसी तरह से एक्सीलेंट है उसका वर्क, तो ये हमारा जो है वो इवैल्यूएशन कहलाता है। अब अगर मैं इस तरीके से इसको देखूं, तो इवैल्यूएशन जो है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, और वो असेसमेंट के जरिए होता है। अब असेसमेंट जो है वो दो तरीके से हो सकता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो जब हम जो असेसमेंट है वो हमारा दो तरीके से हो सकता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव।
जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव में आप जैसे किसी का इंटरव्यू ले लीजिए, आपने वर्बली उससे पूछ लिया, तो ये हमारा जो है वो क्वालिटेटिव कहलाता है। लेकिन क्वांटिटेटिव में आप मेजरमेंट करते हो, उसका मेजर करते हो, है ना। मेजरमेंट के लिए आप चाहो तो टेस्ट यूज़ कर सकते हो, टेस्ट यूज़ करते हैं, उसमें करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ये चारों हैं, इसका संबंध है। इसके बाद आता है आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है वो है क्लासरूम असेसमेंट। अब असेसमेंट, अगर हम इसका रेफरेंस पॉइंट क्लासरूम रखें तो दो तरीके का प्रोसेस है, एक तो आउटसाइड द क्लासरूम और इनसाइड द क्लासरूम। यहाँ बात हो रही है इनसाइड द क्लासरूम। अब इनसाइड द क्लासरूम जब हम असेस करते हैं, अब क्या है कि जब हम इस तरीके के क्लासरूम असेसमेंट करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं असेसमेंट के दौरान जो देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो है ऑब्जेक्टिव, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, है ना। हम इसलिए कर रहे हैं, देखो कोई भी चीज़, हम जो बीएड भी कर रहे हैं या हम बीएलएड भी कर रहे हैं या हम डीएलएड भी कर रहे हैं या हम टीचर एजुकेशन का कोर्स कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चे की लर्निंग में इम्प्रूव हो सके, बच्चे की लर्निंग में इम्प्रूवमेंट हो सके। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छा हो। तो बेसिकली हम अगर, और हम इसको देखेंगे कैसे, कि अगर हम बच्चे की लर्निंग को का जो डाटा है या जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर लें और उसके आधार पे हम देखें। अगर लर्निंग बहुत कम हुई है तो जाहिर सी बात है हमारा मेथड सही नहीं चल रहा है, यानी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सही नहीं है ना। तो हमें चेंज करने में मदद हेल्प मिलेगी, तुरंत चेंज कर देंगे। तो ये असेसमेंट टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है और यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव भी है कि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सुधारना चाहते हैं अपने, ताकि हमारा स्टूडेंट्स मैक्सिमम लर्निंग कर सके, उसकी लर्निंग में स्टेबिलिटी रहे। तो वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है। अब जब हम असेसमेंट कर रहे होते हैं क्लासरूम में तो दो तरीके के असेसमेंट होते हैं। एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और एक समेटिव असेसमेंट होता है। यकीन मानिए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं आपको फेसेस की याद दिलाऊं तो तीन तरीके के फेसेस हैं, इनएक्टिव, प्री एक्टिव और पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव, इनएक्टिव और पोस्ट एक्टिव फेस, है ना। तो इनएक्टिव तो क्लासरूम में जाने से पहले, प्री एक्टिव, इनएक्टिव क्लासरूम के दौरान, है ना। और जो पोस्ट एक्टिव है वो ये इवेल्युएशन, ये यानी ये असेसमेंट से ही उसका संबंध है, कि हम जब असेसमेंट करते हैं तो उससे ये हमें पता चल जाता है कि हम आज के उसमें लेक्चर में कितना कामयाब रहे। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक्चुअली यही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें ये बताता है कि हम अपनी टीचिंग लर्निंग, डे टू डे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मेथड है, उसमें हम कितना सुधार कर सकते हैं। क्या जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, जो ऑडियो विजुअल हम यूज़ कर रहे हैं, जो क्लासों में टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, क्या वो यूज़फुल हो रही है हमारे लिए या नहीं हो रही है। तो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, फॉर्मेटिव असेसमेंट आप कई तरीके से कर सकते हो। जैसे आप टाइम टू टाइम, मतलब जब आप बच्चों को समझा रहे हो, बीच बीच में क्वेश्चंस पुट अप कर लो या लास्ट में क्वेश्चन पुट अप कर लो, ओरली क्वेश्चन पूछ लो, रिटन में कुछ एक्टिविटी दो, ताकि उसी दौरान, क्लासरूम के अंदर ही उसी दौरान, है ना, ताकि ये पता चल सके कि बच्चे को समझ में आया है कि नहीं। आप होमवर्क दे दो और नेक्स्ट डे देख लो कि उसे समझ में आया है कि नहीं आया है। ये सारा हमारा जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। लेकिन एक होता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट तब होता है जब हम एक पूरी यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं, या हम एक बहुत बड़ा पार्ट अपने कंटेंट का, अपने जो कॉग्निटिव पार्ट हम देने जा रहे हैं उसका कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम उसका असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट करते हैं। यानी समेटिव असेसमेंट जो है वो हमें ये बताता है कि हम पूरे चैप्टर को समझाने में कहाँ तक कामयाब रहे, बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की। और या मैं यूँ कहूँ कि एंटरिंग बिहेवियर से जो टर्मिनल बिहेवियर होता है उसके बारे में हमें पता चलता है, यानी कितना शिफ्ट हुआ एंटरिंग से टर्मिनल की तरफ, है ना। तो वो हमें इसके थ्रू, समेटिव असेसमेंट के थ्रू पता चल। अब बात करते हैं कि जो क्लासरूम है इसमें जब हम असेसमेंट कर रहे होते हैं तो उनके उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिनको कि हमें फॉलो करना चाहिए। तो पहला जो सिद्धांत है वो है कि जो हम असेसमेंट कर रहे हैं वो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। यानी आप लर्नर्स की एज देखिए, उसका बैकग्राउंड, आई मीन जिस रीजन में आप ले रहे हैं, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम की क्लास है, किस तरीके का है, उस हिसाब से
आपको असेस करना चाहिए, या उसकी जो बैकग्राउंड है उसको देखिए, वो कितना उसका जो एरिया ऑफ परसेप्शन है वो कितना है ना, उसी हिसाब से बात करना चाहिए। देखिए रीज़न, अलग अलग रीज़न के अलग अलग बच्चे होते हैं। और एक बात और है, जब बच्चा रिस्पॉन्स करता है तो वो दो तरीके के रिस्पॉन्स करता है, अवर्ट रिस्पॉन्स और कवर्ट रिस्पॉन्स। तो हमें जो है स्टूडेंट लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट लेना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे होते हो तो इससे क्या है कि उस बच्चे को समझने में आसानी होती है, और हम ये बहुत आसानी से समझ पाते हैं। देखो क्या होता है कि हम जब हम स्टूडेंट सेंटर्ड असेसमेंट कर रहे होते हैं तो जैसे सपोज हम किसी बच्चे को फॉर्मेटिव असेसमेंट में, तो हमें ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो असेसमेंट कर रहे हैं वो लर्नर सेंटर्ड हो, क्योंकि जब तक हम बच्चे को समझेंगे नहीं, बच्चे के अकॉर्डिंग करेंगे नहीं, जैसे मैंने पहले बोला कि दो तरीके के रिस्पॉन्स देगा, अवर्ट रिस्पॉन्स देगा या कवर्ट रिस्पॉन्स देगा। जब बच्चा कवर्ट रिस्पॉन्स देता है ना, अवर्ट तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाता है ना, या इसको बोलो क्लियर रिस्पॉन्स या अनक्लियर रिस्पॉन्स। क्लियर रिस्पॉन्स तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब अनक्लियर रिस्पॉन्स देता है तो उसे समझना पड़ता है, और उसमें ये देखना पड़ता है कि डायग्नोज करना पड़ता है कि आखिर परेशानी कहाँ आ रही है बच्चे को समझने में। तो हम जब लर्नर सेंटर्ड हम असेसमेंट करते हैं तो बच्चे को की जो परेशानी है, जहाँ जो बाधा आ रही है, जो जहाँ कहीं उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है लर्निंग में, वो हमें समझ में आ जाती है, और जैसे ही हम उसकी इस परेशानी को दूर कर देते हैं वैसे ही बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो जाता है, या लर्निंग में उसकी स्टेबिलिटी आ जाती है। दूसरी बात है, इसी चीज़ को अगर मैं जोड़ूं तो क्लियर होना चाहिए असेसमेंट, कि हम ये असेसमेंट क्यों कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ना, हम क्या जानना चाह रहे हैं बच्चे से। एंड देन इसके बाद हाँ, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी किस रीज़न में बच्चा है, मतलब आप आवश्यकता अनुसार आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसमें लचीलापन हो, आवश्यकता अनुसार आप उसको एसेस को मोल्ड कर सको। हमारा उद्देश्य बच्चे के इंटेलिजेंस को जानना नहीं होता, हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम ये देखें कि क्लासरूम में कहाँ जो हम कंटेंट उसको दे रहे हैं उसमें कहाँ बाधा आ रही है असेसमेंट में, है ना। उसकी लर्निंग, क्योंकि लर्निंग तो तभी आप चेक करोगे ना जब ये देखोगे कि आप बच्चे को कितना समझा पाए हो, अपना जो कॉग्निटिव पार्ट है वो कितना दे पाए हो। तो हमारा जो चेक करना है, हमारा जो असेसमेंट है वो ये नहीं होता कि हम उस बच्चे की इंटेलिजेंस को देखें, हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमने जो कुछ दिया है उसमें कितना बच्चा सीखा है और कहाँ परेशानी आ रही है उसको। देन इसके बाद अगला पॉइंट होता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस का। कॉम्प्रिहेंसिवनेस मतलब आप यानी कोई पार्ट जो भी आप समझा रहे हो उसमें छूट ना जाए, है ना, सारे पार्ट्स को लेते हुए, जो भी कॉग्निटिव पार्ट का हर प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक हिस्से को लेते हुए आप असेस करो, ताकि ओवरऑल असेसमेंट हो सके। देन इसके बाद आता है फ्लेक्सिबल, इसके बाद आता है स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक मतलब, स्पेसिफिक यहाँ कहने का मतलब ये है कि जनरल सीधा सीधा सा ना पूछ लो जो कैपेबल है, जो मतलब सभी के लिए एक जैसा हो। आप स्पेसिफिक पूछो, मतलब स्किल बेस्ड पूछो, जो इसमें जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इन बच्चों को पर्टिकुलर आने ही आने चाहिए, उससे रिलेटेड असेसमेंट अवश्य लो और हर बच्चे से लो। देन इसके बाद पहले से वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, पहले से ही उस बच्चे को आई मीन पहले से ही उस क्लास के बारे में हमें क्या असेस करना है, और वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो बच्चों को आने चाहिए, ये पॉइंट्स पहले से ही बना लेने चाहिए, और उस पर आधारित क्वेश्चंस या जो कुछ भी आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, टेस्ट लेना चाह रहे हो, वो तैयार कर लेना चाहिए। फिर एक असेसमेंट से रिलेटेड एक चीज़ और भी है। जैसे कि मैंने बताया कि दो तरीके का असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट तो क्या है कि पूरा एक टर्म हो जाता है तब हम लेते हैं, जैसे मिड टर्म हो गया, जैसे हाफ ईयरली हो गया, जैसे क्वार्टरली हो गया,
जैसे कि आपका पूरा ईयरली एग्जाम हो गया। लेकिन समेटिव में बच्चों के को दोबारा मतलब अपनी मेथोलॉजी में सुधार करने की आवश्यकता उसी क्लास में, सेम क्लास में बहुत कम होती है। लेकिन बल्कि बिल्कुल ही संभावना नहीं के बराबर होती है। लेकिन क्या होता है, जब फॉर्मेटिव हम असेसमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें अपनी मेथडोलॉजी में सुधार की संभावना 100% रहती है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है अगर हम अपने बच्चों का रिजल्ट, अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट 100% चाहते हैं तो जब हम इसलिए क्या है कि जब फॉर्मेटिव असेसमेंट हम कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो डायग्नोस्टिक हो, यानी प्रॉब्लम को असेस कर रहा हो और उस प्रॉब्लम के आधार पे आप रेमेडी दे सको। एक पॉइंट आता है कि ये एक प्रिंसिपल इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इसके टीचर हैं, स्टूडेंट हैं और या फिर पेरेंट्स हैं, तो जो असेसमेंट है, क्लासरूम असेसमेंट, वो ऐसा होना चाहिए कि उनके पास एक मैसेज जाता हो, है ना? मैसेज क्या जाता हो, बल्कि एक गाइडेंस उनको मिले कि हमें अभी कितना करना है। जैसे स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस मिले कि भाई हमें अभी इतना करना है, हमारी ये कमी है और हम इसको ऐसे दूर कर सकते हैं। टीचर को पता चले भाई ये चीज़ इस बच्चे में इनकम्प्लीट रह गई, जो मेरी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि मैं इसको पूरा करूं। और पेरेंट्स के लिए होना चाहिए कि हमारा बच्चा जब क्लासरूम असेसमेंट हुआ तो इसमें इन टर्म्स में वो वीक था, तो हम भी अपनी तरफ से थोड़ा प्रयास करें जिससे कि बच्चा उस पर्टिकुलर पार्ट में अब इसके बाद जो आता है वो रोल रोल ऑफ क्लासरूम असेसमेंट, है ना? कि क्लासरूम असेसमेंट का की भूमिका आखिर है क्या। तो इसकी जो भूमिका है वो सबसे पहले तो यही है कि आप देखिए, दोनों के लिए ही है, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैं तीनों का एक ही में ही कर देती हूँ। जैसे डायग्नोज करने के लिए कि अगर कोई कमी है तो टीचर डायग्नोज कर सकता है असेसमेंट के थ्रू कि कहाँ कमी है बच्चे के अंदर और कहाँ मेरे टीचिंग मेथड में कमी है। स्टूडेंट्स ये एसेस कर सकता है कि कहाँ कमी मेरे समझने में रह गई और मैं क्यों अपने साथ के जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो उस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? तो कहाँ कमी है, मैं कैसे उसको इम्प्रूव करूँ। और पेरेंट्स के लिए असेसमेंट इसीलिए ज़रूरी हो गया, इसीलिए ये डायग्नोज करता है ताकि पेरेंट्स को ये पता रहे कि बच्चे के अंदर कहाँ कमी हो रही है कॉग्निटिव पार्ट में। तो वो उसमें अपनी एक हेल्पर की, एक फ्रेंड की भूमिका निभा सकें, फ्रेंडली बिहेवियर के साथ उसको ठीक कर सकें, उसको गाइड कर सकें। देन इसके बाद रेमेडी, यानी रेमेडियल, है ना? रेमेडियल टीचिंग या रेमेडियल टीचिंग डायग्नोज कर सके टीचर तो रेमेडियल टीचिंग दे सकें। इसलिए भी जो असेसमेंट है, क्लासरूम असेसमेंट, वो बहुत ज़रूरी है। रेमेडियल केवल केवल बच्चों को डायग्नोज करके उसके देने का ही नहीं है, बल्कि अगर अपने ऑब्जेक्टिव के आधार पर जो हमने टीचिंग मेथड डिसाइड किया है, अगर वो टीचिंग मेथड हमारा कहीं अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, ये असेसमेंट, ये चीज़ हमें क्लासरूम असेसमेंट से ही पता चलती है। तो अगर हमारे अंदर कोई कमी रह गई है, हम टीचर्स के अंदर मेथड में कोई कमी रह गई है टीचिंग के दौरान, तो उसको भी हम दूर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को रेमेडियल दिया जाता है तो वो उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है। और पेरेंट्स के लिए भी ये रेमेडी का काम करता है, मतलब आई मीन जो असेसमेंट है वो एक तरीके से जो कमी रह गई है उसको दूर करने का काम करता है। देन इसके बाद एक और पॉइंट है कि ये बच्चे को ग्रेडिंग देता है ना? ग्रेडिंग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो होता है ना? ग्रेडिंग को मैं डिस्क्रिमिनेशन कहूंगी। डिस्क्रिमिनेट करने में, बिना बच्चे को बताए डिस्क्रिमिनेट करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि अभी हमें किस बच्चे पर कितनी मेहनत करनी है और कौन सा क्लास में ऐसा बच्चा है जिसको कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है ना? तो इससे हमें असेसमेंट से हमें एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि हमें अपने क्लास की क्रीमी लेयर है स्टूडेंट्स की, वो पता चल जाती है। ये पता चल जाता है कौन से बच्चे एवरेज हैं बिना बच्चे को बताए हुए,
है ना। और ये भी पता चल जाता है कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं और जिन पर कि हमें मेहनत करनी है, यानी हमें रेमेडी डायग्नोज करना है और रेमेडी देनी है। देन इसके बाद मोटिवेशन, मोटिवेशन का काम करती है टीचर के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। तीनों के लिए मोटिवेशन का काम करती है। यानी टीचर के लिए मोटिवेशन, अगर इंक्रीमेंट बढ़ाना है तो 100% स्टूडेंट्स का रिजल्ट्स चाहिए, और 100% स्टूडेंट्स का रिजल्ट्स तभी मिलेगा जब हाँ आप अपने मेथड में या वेल अपने मेथड में सुधार करोगे, या अपना मेथड, आपका मेथड 100% अच्छा होगा, बच्चों को उसके थ्रू समझ में आएगा। और वो उसको चेक करने का तरीका वही है कि आप क्लासरूम में असेसमेंट आपको करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेटेड है क्योंकि असेसमेंट, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स मोटिवेट होता है जब टीचर रीइंफोर्समेंट उसको देता है ना। तो जब रीइंफोर्समेंट मिलता है तो वो उसको प्रोत्साहन मिलता है या उसका अप्रिसिएशन मिलता है, तो वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स के लिए भी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है ताकि वो बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाएं। असेसमेंट के दौरान ही उन्हें ये पता चलता है कि उनका बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। देन इसके बाद कहने की ज़रूरत नहीं कि जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है एक टीचर के लिए, एक स्टूडेंट्स कितना परफॉर्म कर रहा है या एक पेरेंट्स को, इसके बारे में हमें पता चलता है क्योंकि एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर का काम करता है, कितना परफॉर्म कर रहा है आपका बच्चा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में डालें।